बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे सब ठीक ठाक हैं। हम बच्चों आज इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3। न्यू सिलेबस बच्चों हमने फर्स्ट ईयर का स्टार्ट कर रखा है, तो जिसमें हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 में। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन के ही आगे टॉपिक्स हैं जिनको हम कंटिन्यू आज इंशाल्लाह करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से डायरेक्टली मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट जो पुराने क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 से, वही प्रॉब्लम्स है, कुछ नया यहाँ पे नहीं आने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, अ कार्स पोजीशन एट टाइम टी इज गिवन बाय एस ऑफ टी इज इक्वल टू 5t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी। फाइंड द वेलोसिटी बाय डिफरेंशिएटिंग द पोजीशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी। मेरा बेटा आपको पोजीशन फंक्शन एस ऑफ टी गिवन है, तो आपसे कहता है कि आपने इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ऑब्वियसली आपको याद होगा, आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या पढ़ रखी है, चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में जो चेंज होती है उसको क्या कहते हो आप, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली पोजीशन की डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। तो सिंपल बच्चों, आप यहाँ पे सोल्यूशन में फिर क्या लिखेंगे, जो आपको गिवन है पहले आप उसको लिख लें। एस ऑफ टी इज इक्वल टू 5t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी। और फिर बच्चों आपने बताना है कि आप इसमें करने क्या वाले हो। एक तो आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, लेकिन कैसे, बाय डिफरेंशिएटिंग द पोजीशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट DIFF WRT विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बच्चों जब आपने ये लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या तरीकाकार होता था पुराने प्रॉब्लम्स में, d/dt आपने दोनों साइड पे लिख देना। ठीक है, दोनों तरफ आपने d/dt लिख दिया बच्चों, इज इक्वल टू d/dt ऑफ 5t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी। ओके बच्चों, तो लेफ्ट साइड पे देखें, आप इसको एस प्राइम से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है, या एस प्राइम की बजाय इसको आप वी ऑफ टी से डिनोट कर लें, क्योंकि अब ये वेलोसिटी बन चुकी है डिफरेंशिएट होने के बाद। ठीक है, तो राइट साइड पे देखें, एक तो 5t स्क्वायर क्यूब है, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना। ठीक है, 5 कांस्टेंट और हम जानते हैं 3t क्यूब, और टी क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी, पावर रूल अप्लाई कीजिए, पावर पहले और फिर ऊपर पावर में से एक माइनस कर दीजिए, तो ये टी क्यूब की डिफरेंशिएशन माइनस 3 कांस्टेंट और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, और प्लस टी का विद रिस्पेक्ट टू टी 1। याद रखिएगा किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, यहाँ पे मैंने गलती से d/dx लिख दिया, दोनों तरफ आपने d/dt लिखना था। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ इज ऑलवेज 1। टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगा 15t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1, और आप कह देंगे कि ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 अब सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेस ऑन ए ब्रिज इज मॉडल्ड बाय द फंक्शन एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 100 माइनस 5x स्क्वायर। बच्चों एक ब्रिज है जिस पर जो स्ट्रेस है उसके फंक्शन को इस इक्वेशन से, इस फंक्शन से रिप्रेजेंट किया गया है 100 माइनस 5x स्क्वायर, वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज। x जो है वो क्या है, ब्रिज का डिस्टेंस है। ठीक है, कहाँ से, सेंटर से। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ज़रा, ये मैंने हाईलाइट एक फिक्रा किया हुआ है बच्चों। एक्चुअली हुआ ये है कि आपको पता है, कुछ बच्चों को मे भी पता होगा कि जो नई बुक है ना आपकी, इसके आपको 3 तरह के आपको प्रिंट इसके नज़र आते हैं। ठीक है, पहले आपको 2 फाइल्स पीडीएफ में नज़र आई थी, फिर आपको ये हार्ड कॉपी मिली है। ठीक है, तो जो 2 पीडीएफ पहले फाइल हमें मिली थी हार्ड कॉपी मिलने से पहले, उसमें जो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 थी वो कुछ इस तरह की थी। यहाँ पे लिखा नहीं था, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड मैक्सिमम स्ट्रेस एंड कैलकुलेट दी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस एट दैट पॉइंट। जो मतलब पुराने जो समझ लें कि हमारे पास वर्जन आए थे बुक के, उसमें ये लिखा हुआ था फाइंड मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे नई बुक जो नई, मतलब हमारे पास हार्ड कॉपी में आई है, उसमें भी एक बुक में ये लिखा हुआ है, लेकिन जो नई कुछ बुक्स पे ये डिफरेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब जो ये भी बुक है, जो ये जो लेटेस्ट वर्जन है मेरे पास, इस पे भी जो आंसर बुक में लिखा हुआ है ना, वो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि फाइंड मैक्सिमम स्ट्रेस। उसने मैक्सिमम स्ट्रेस भी फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो उसने क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस भी फाइंड किया हुआ, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस भी फाइंड कर लेते हैं। कोई लॉजिकली औखी चीज़ नहीं है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। ओके,
तो मैक्सिमम या मिनिमम का कॉन्सेप्ट आपको मैं सिंपल से अल्फाज में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ज़रा आप गौर से कर सकते हो। फर्ज कर लें ये एक फंक्शन है आपके पास एस ऑफ एक्स, तो मैं अगर इसमें एक्स की जगह पे डिफरेंट इनपुट पुट करता हूँ ना, तो आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। कुछ छोटी वैल्यूज मिलेंगी, कुछ बड़ी वैल्यूज मिलेंगी, कुछ नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है मिनिमम पॉसिबल, उसको क्या कहते हैं, मिनिमम वैल्यू। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन याद रखें, हमने एक्सट्रीम पे जाना होता है। मतलब फर्ज कर ले, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ। फर्ज कर ले मेरे पास एक ये कर्व है, चले मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना देता हूँ। अब आप जब किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हो ना, तो आप लिमिटेड सी इनपुट पे फैसला करते हो कि ग्राफ बना ले। तो मतलब कि कोई भी आपको याद होगा कि जब आप कोई ग्राफ बनाते हो तो आप एक्स की चंद वैल्यूज पुट करते हो, वाई की आपको चंद वैल्यूज मिलती हैं, तो फिर आप उनको पॉइंट्स ड्रा करके कर्व या जो भी लाइन बनते हैं उनको बना के तो काम खत्म कर देते हो। यानी कि अल्टीमेटली आप ग्राफ जो है वो कंप्लीट कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनपुट यानी कि डोमेन का ताल्लुक भी किससे होता है, सेट ऑफ रियल नंबर से जो कि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, और रेंज का ताल्लुक भी सेट ऑफ रियल नंबर से होता है जो कि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब पूरा ग्राफ तो हम कभी भी कंप्लीट ड्रा नहीं कर सकते। तो फिर हम करते क्या है, हम बच्चों चंद इनपुट पुट करते हैं और चंद आउटपुट लेते हैं, तो उसकी बुनियाद पर हम फैसला कर लेते हैं कि हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली है और मिनिमम वैल्यू क्या मिली है। अब जरा ग्राफ से अंडरस्टैंड कीजिए। फर्ज कर लें ये एक मैंने कर्व का ग्राफ बनाया, तो ये समझ लीजिए कि ये यहाँ तक आ रहा है ऊपर की तरफ। रैंडम से मैंने कोई ग्राफ बनाया है, किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाया। तो समझ लें कि ये जो कर्व है ये ऊपर की तरफ इतनी जा रही है, जबकि ये नीचे की तरफ यहाँ तक आ रही है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि ये नीचे ज़्यादा जा रही है या ऊपर ज़्यादा जा रही है। तो अगर आप इस कर्व को देखें तो ये नीचे की तरफ ज़्यादा आ रही है। दैट मीन्स कि इसका रुझान जो है वो मिनिमम की तरफ ज़्यादा है, नीचे की तरफ ज़्यादा है। तो दैट मीन्स कि इसकी हम जो वैल्यू है ना, एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ अगर फैसला करें कि आपने एक्सट्रीम कौन सी लेनी है, तो एक्सट्रीम वैल्यू मिनिमम भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है। आपने बस ये देखना है कि वॉल्यूम किसका ज़्यादा, मतलब नीचे ज़्यादा जा रही है या ऊपर ज़्यादा जा रही है। तो जिस तरफ ज़्यादा जा रही है वो उसकी एक्सट्रीम वैल्यू होती है। और ये हम फाइंड कैसे करते हैं, या अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा। डिफरेंशिएशन का ताल्लुक बेसिकली क्या है कि ये चेंज है। अब अगर आप इस कर्व को अंडरस्टैंड करें तो देखें, इस यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करूँ तो ये कर्व जो है ये, या चेंज जो है ऊपर की तरफ कर्व जा रही है, तो दैट मीन का चेंज इंक्रीज हो रही है, चेंज इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इंक्रीज। और यहाँ पे टॉप पे आके ये क्या हो गया, मैक्सिमम, और एक लम्हे के लिए चेंज रुक गई। फिर इसने क्या किया, नीचे की तरफ आना शुरू किया तो कम होना शुरू हो गई, चेंजिंग, ये क्या है, डिक्रीज होना शुरू हो गई। मतलब कि यहाँ से इंक्रीज और इंक्रीज इंक्रीज, और यहाँ पे एट पीक, यहाँ पे देखें मैक्सिमम हाइट पे जो प्रोजेक्टाइल भी आप पढ़ते हो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चेंज क्या होती है, जीरो। एक लम्हे के लिए रुकेगी ना, फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज करना शुरू कर जाएगी। सिमिलरली कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और यहाँ पे आगे फिर एक लम्हे के लिए रुकेगी और फिर ये वैल्यू फंक्शन की इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यानी कि चेंज, इंक्रीज, जीरो, डिक्रीज, जीरो, इंक्रीज। मतलब के टॉप पे या बॉटम पे एक लम्हा ऐसा आता है जहाँ पे चेंज क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यानी कि चेंज क्या है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पे मिलने वाली है ना। तो बेसिकली ये जो पॉइंट होता है ना, यहाँ पे क्या है, चेंज जीरो, यानी कि डिफरेंशिएशन जीरो। तो हम क्या करेंगे, वो पॉइंट फाइंड करने के लिए जहाँ पे क्या है, पहला डेरिवेटिव जीरो है, तो वो आपको ये मैक्सिमम या मिनिमम वाला पॉइंट दे देगा। तो उस पॉइंट पे आपने क्या करना है, आपने उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मालूम कर लेनी है। ठीक हो गया। चलें, ये डिस्कशन के बाद अब ये बातें करने को ज़्यादा थी, क्वेश्चन करने को ये बिल्कुल आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं अभी इसको कंप्लीट करता हूँ बच्चों। सबसे पहले आपने सोल्यूशन में क्या करना है बच्चों, आपने गिवन क्या है आपको, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 5x²। ठीक है, इसको आप कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर आप इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो मैं अब जरा इसको डायरेक्ट फाइंड करने वाला हूँ। तो एस का डेरिवेटिव मैं एस प्राइम से डिनोट कर लेता हूँ बच्चों। अब 100 क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है, 100 क्या है बच्चों, कांस्टेंट। तो दैट्स वाई मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे, जीरो, माइनस इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, पावर पीछे लगाएंगे, 2 पावर पीछे आ जाएगी, तो माइनस आ जाएगा 10x। ओके, तो दैट मीन्स कि ये आ गया -10x। इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, -10x। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक काम और करने वाला हूँ, मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन डेरिवेटिव फाइंड करने का मकसद क्या है बच्चों, मैंने बस ये फैसला करना है या आपको कंफर्म करवाना है
कि मुझे जो स्ट्रेस में चेंज मिली है वो मैक्सिमम वाली मिली है या मिनिमम वाली। ठीक है, तो मैं इसको ग्राफिकली ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरे डेरिवेटिव की क्यों जरूरत पड़ी है मैं उसको अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले समझ लें कि मैंने क्या किया, गिवन फंक्शन के दो डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। ओके बच्चों, दो दफा मैंने डिफरेंशिएट किया है, तो एस प्राइम था पहले, अब मैंने इसको एफ एस डबल प्राइम से डिनोट कर लिया है। ओके बच्चों, अब देखें मैंने अगर पीक वाला टॉप वाला पॉइंट फाइंड करना है तो वहां पे तो मुझे पता है कि वहां पे डेरिवेटिव क्या है, जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब बच्चों देखें, तो मैं लिखूंगा एट स्टेशनरी पॉइंट, या उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बॉर्डर कह लीजिए इसको, एट स्टेशनरी पॉइंट। एट स्टेशनरी पॉइंट बच्चों पहला डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। तो आप अगर पहले डेरिवेटिव को जीरो पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा आपको -10x इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। यानी कि अब आपने स्ट्रेस फाइंड करना है x इज इक्वल टू जीरो पर, या यूं समझ लीजिए x इज इक्वल टू जीरो। अब x है क्या, ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। ठीक है ना, ये ब्रिज का क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। तो इसका मतलब है कि हम अगर x जीरो है तो सेंटर से फासला जीरो, एक्चुअली सेंटर की ही बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ब्रिज के सेंटर पे कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, कितना प्रेशर पड़ रहा है, हमने वो एक्चुअली कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया बच्चों, तो अब ये देखें, अब मैक्सिमम या मिनिमम का फैसला बेसिकली करता है सेकंड डेरिवेटिव। मिसाल के तौर पे ये देखें, मैं ग्राफिकली ही आपको एक्सप्लेन कर दूं, समझ लग जाएगी। यहाँ पे क्या है, जीरो, यहाँ पे भी जीरो है। मैं अगर मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, गौर कीजिएगा, मैं अगेन इसमें चेंज फाइंड करता हूँ, तो अगर यहाँ पे चेंज आ रही है नेगेटिव, यानी कि नीचे की तरफ चेंज आ रही है, डिक्रीज की तरफ, ये यहाँ पे समझ लें कि एक डेरिवेटिव फाइंड हमने किया हुआ है, मैं एक और डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ तो वो आना शुरू हो गया नीचे की तरफ, यानी कि चेंज क्या हो रही है, नेगेटिव। तो याद रखें कि नेगेटिव नीचे की तरफ कहाँ से आएगा, ऊपर से। एक डेरिवेटिव मैंने पहले ही फाइंड किया हुआ है, अब फिर उसमें चेंज फाइंड कर रहा हूँ, फिर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ, तो वो क्या आ रहा है, नेगेटिव नीचे की तरफ आ रहा है। दैट मीन्स कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आया है। अब अगर मैंने एक डेरिवेटिव पहले ही फाइंड किया हुआ है, मैं यहाँ पे हूँ डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद, ठीक है, अब मैं चेंज फाइंड कर रहा हूँ तो वो आ रही है पॉजिटिव, दैट मीन्स कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ और चेंज का आ रही है पॉजिटिव, यानी कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ऊपर कहाँ से जाएंगे, नीचे की तरफ। तो फिर इसका मतलब है हमें जो वैल्यू मिलेगी जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, वो नीचे वाली वैल्यू मिलेगी। जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो हम ऊपर से बेसिकली नीचे आ रहे हैं, तो आपको वैल्यू कौन सी मिलेगी, मैक्सिमम वाली। तो बस ये एक स्टेप ने मुझे यही हेल्प करनी है कि मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम वाली मिलेगी या मिनिमम वाली। तो एक्चुअली मैक्सिमम वाली हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो मिलेगी भी मैक्सिमम वाली ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मैं बच्चों इसको पुट कर दूंगा इन इक्वेशन 3, जो कि सेकंड डेरिवेटिव है, एस डबल प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -10 विच इज एक्चुअली नेगेटिव। तो आप बच्चों मिलेंगे, सो एस ऑफ एक्स इज मैक्सिमम, स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम होगी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। समझ ले, आपको एक एक्स इज इक्वल टू जीरो वैल्यू मिल गई। ठीक हो गया बच्चों, तो मैक्सिमम स्ट्रेस आपको कैसे मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू जीरो को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, फंक्शन में पुट कर दें। तो आप बेटा लिखेंगे पुट कर दें एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा एस ऑफ जीरो इज इक्वल टू 100 -5 इंटू जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस जीरो, तो ये आ जाएगा 100 बच्चों। तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा, 100। सो मैक्सिमम स्ट्रेस, सॉरी, मैक्सिमम स्ट्रेस इज 100। मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है, 100। और रेट ऑफ चेंज एक्चुअली जो कि डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो वो भी क्या आएगा, जीरो। चलें, तो अब आप लिखें, वो भी चले, हमें फाइंड कर लेना चाहिए था पहले ही, एस ऑफ जीरो वो क्या आएगा, वो भी जीरो के इक्वल ही आ जाएगा, एस प्राइम ऑफ जीरो एंड एस प्राइम ऑफ जीरो। ठीक है ना, स्ट्रेस भी तो आपने, रेट ऑफ चेंज भी तो फाइंड करना है ना, कैलकुलेट दी रेट ऑफ चेंज एट दैट पॉइंट। तो रेट ऑफ चेंज क्या है, बेसिकली डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव एट जीरो फाइंड करेंगे, -10 इंटू जीरो, तो ये आ गया जीरो। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू जीरो। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर नंबर 2 हो गया, ये आंसर और ये आंसर। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अ कंपनीज रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1000x माइनस 10x स्क्वायर वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। बच्चों एक कंपनी है जिसका रेवेन्यू फंक्शन जो है वो है 1000x माइनस 10x स्क्वायर, ओके, वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। x जो है वो यूनिट जितनी किसी भी प्रोजेक्ट समझ ले कि हमने चीज़ की बनाई है वो है। द कास्ट फंक्शन इज सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 300x प्लस 2000। नंबर 1 दो इसके पार्ट्स हैं बच्चों। फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन। बच्चों आपको एक रेवेन्यू का फंक्शन गिवन है और एक कास्ट का फंक्शन गिवन है और आपसे क्या कहता है कि आपने प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करना। तो वेरी सिंपल बच्चों, आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर आपने प्रॉफिट फाइंड करना है तो आप रेवेन्यू जो आपने कमाया है वो कास्ट में से उसको माइनस कर दें, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन में बच्चों मैं दोनों पहले फंक्शन लिख देता हूँ ऐसे कि ऐसे आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो कि है रेवेन्यू, क्या है 1000x माइनस 10x स्क्वायर। ये कौन सा है बच्चों, रेवेन्यू, ये रेवेन्यू फंक्शन है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कास्ट सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कास्ट कितनी बच्चों आई है हमारे पास 300x फिर प्लस 2000, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, कास्ट फंक्शन है, ठीक है। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करना है। तो प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, रेवेन्यू माइनस कास्ट के। रेवेन्यू जितना आपने कमाया है और जितनी आपकी खर्चो है उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आप लिखें बच्चों प्रॉफिट फंक्शन जो है उसको आप पी ऑफ एक्स से डिनोट भी कर सकते हो बच्चों, प्रॉफिट फंक्शन पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट सिंस प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या होता है बच्चों, ये रेवेन्यू, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू होता है वो जो आपने कमाया है, कास्ट जो आपका खर्चा हुआ है। तो बच्चों रेवेन्यू में से कास्ट को माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट फंक्शन बच्चों क्या है, पी ऑफ एक्स है और रेवेन्यू क्या है बच्चों, आर ऑफ एक्स माइनस कॉस्ट सी ऑफ एक्स। तो बच्चों आप इनको माइनस कर दीजिए तो आपको प्रॉफिट फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू फंक्शन क्या है बच्चों, वो है 1000x माइनस 10x स्क्वायर और फिर माइनस कर देंगे कास्ट फंक्शन जो कि है 300x प्लस 2000। तो बच्चों आपके पास प्रॉफिट फंक्शन जो है वो आ जाएगा 1000x माइनस 10x स्क्वायर माइनस 300x माइनस 2000। तो बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई कर लें और तरतीब से लिख लीजिए। पहले मैं एक्स स्क्वायर वाली रकम लिख लेता हूँ, माइनस का 10x स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद एक्स वाली 1000 माइनस 300 तो ये आएगा प्लस का 700x, ठीक है, और माइनस 2000, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट फंक्शन पहला पार्ट, ठीक हो गया बच्चों। तो इसका जो सेकंड पार्ट है चलें बच्चों फटाफट से वो भी चेक कर लेते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट जो है वो है डिटरमिन द मार्जिनल प्रॉफिट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 15। जब 15 जो है प्रोडक्ट्स जो है वो हम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, यूनिट, तो फिर प्रॉफिट कितना होगा। तो बच्चों देखें जो मार्जिनल प्रॉफिट होता है ना वो बेसिकली प्रॉफिट का डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला हूँ सोल्यूशन जो है उसमें क्या लिखेंगे बच्चों, मार्जिनल प्रॉफिट, मार्जिनल प्रॉफिट इज द डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है बच्चों। प्रॉफिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रॉफिट बच्चों उसको कहते हैं, ठीक है। तो आप बच्चों लिखेंगे सो जो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट पी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो प्रॉफिट फंक्शन है बच्चों हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो प्रॉफिट फंक्शन है बच्चों आपके पास ये है, तो मैं लिखूंगा डी ओवर डी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस 10x स्क्वायर प्लस 7000x माइनस 2000 बच्चों। तो फिर ये क्या बनेगा बच्चों, आप जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा पी के डेरिवेटिव को आप पी प्राइम से डिनोट कर लीजिए बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसमें पावर रूल लगाएं तो माइनस 10 इंटू 2x स्क्वायर, नहीं 2x सिर्फ रह जाएगा ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस 7000
इंटू 1 और माइनस 2000 का डेरिवेटिव 0 बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हमारे पास पी प्राइम ऑफ एक्स क्या आएगा, ये आएगा बच्चों -20x। ठीक है, -20x बच्चों और प्लस 700 मुझे लगता है हमने गड़बड़ नहीं कर दी जी, 700 है यहाँ पे, 7000 नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +700। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया पी प्राइम ऑफ एक्स यानी कि प्रॉफिट का डेरिवेटिव। तो बच्चों आप लिखेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू 15, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 15 तो आप क्या करेंगे पी प्राइम ऑफ 15 फाइंड कर लेंगे बच्चे। तो ये मेरे पास आ जाएगा -20 इंटू 15 प्लस 700। तो ये आएगा 15 2 बार 30, ये तो आ जाएगा फिर 300 नेगेटिव का प्लस 700, तो ये आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव 400। तो जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा बच्चों, 400 प्रॉफिट बच्चों आ जाएगा आपको। ठीक है, तो बेशक आप इसको लिख लीजिए, चलें पी प्राइम 15 इज इक्वल टू 400 और आगे ब्रैकेट में लिख दें इन गिवन करेंसी। ठीक है, ये साथ में हम बात ऐड कर लेते हैं इन गिवन करेंसी। ठीक है बच्चों, तो चलें जी, ये इसका आंसर आ गया। तो ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्चुअली 3 नहीं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। एन इन्वेस्टमेंट ग्रोज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ए ऑफ टी इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 0.05 टी होल पावर क्यूब। ठीक है, होल क्यूब है, वेयर ए टी इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट एंड टी इज द टाइम इन ईयर्स। बच्चों ए टी जो है वो इन्वेस्टमेंट है और टी जो है वो टाइम है ईयर्स में, सालों में। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 आवर्स। बच्चों सिंपल सी बात है, आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसमें क्या कर देना 8 आवर्स यानी कि टी की जगह पे 8 पुट कर देना। ठीक है बच्चों, तो वेरी सिंपल आसान सा बच्चों क्वेश्चन है। आप लिखेंगे ए ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, गिवन आपको 10,000 इंटू 1 प्लस 0.05 टी की पावर 3। ठीक है, और आप फिर इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। तो बच्चों आपने क्या कर देना है, बस दोनों साइडों पे डी ओवर डी टी लिख देना है, तो फिर बच्चों आपको इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों आप लिखेंगे डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी ऑफ ए ऑफ टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ क्या है बच्चों 10,000 इंटू 1 प्लस 0.05 टी की पावर 3। ठीक है बच्चों, तो आपने इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो ए का डेरिवेटिव को आप ए प्राइम से डिनोट कर लें बच्चों, ए प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू। अब राइट साइड पे देखें ये कांस्टेंट जो है इस वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, ये 10,000 पहले अपनी जगह पे लिख लें। ठीक है, और फिर बेशक मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक -3 इंटू 1 प्लस 0.05 टी की पावर क्या आ जाएगी 2। पावर पहले फिर पावर में से एक माइनस किया। अब क्योंकि यहाँ पे क्या मामला बच्चों, जिस पे हम पावर रूल अप्लाई करें वो रकम एक्स या टी के अलावा कुछ है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, यानी कि बच्चों हमें मल्टीप्लाई साथ में करना पड़ेगा डी ओवर डी टी ऑफ 1 प्लस 0.05 टी। ठीक है बच्चों, तो ये बेस में है तो इसके डेरिवेटिव से आपने मल्टीप्लाई बच्चों कर देना है। ओके, तो चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आएगा ए प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू, ये 3 ज़रब 10,000 क्या आएगा बच्चों, 30,000 आ गया। ये 30,000 इंटू 1 प्लस 0.05 इंटू टी और इसका स्क्वायर है, और आगे ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 0.05, तो ये कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई बाय टी, उस टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये आएगा 0.05। जैसे फर्ज कर ले यहाँ पे 2t होता तो उसका डेरिवेटिव क्या था, सिर्फ 2। ओके हो गया, तो ये बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये अब आप ऐसा कर लें, डेरिवेटिव आपके पास आ चुका, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं 0.05 को 30,000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बच्चों। ठीक है, इसको इससे मैंने कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, चल यहाँ तो ऐसा करते, एक स्टेप में डायरेक्ट भी कर सकते, कोई इशू नहीं है बच्चों, डायरेक्ट कर लेते हैं। 30,000 ज़रब
0.05। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1500, ठीक है, इंटू 1 प्लस 0.05 टी की पावर 2। ओके हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने टी की जगह पे 8 ईयर्स, क्योंकि हमने 8 ईयर्स में फाइंड करना है ना, ठीक है। तो बच्चों आप लिखेंगे नाउ एट टी इज इक्वल टू 8 ईयर्स। तो बच्चों वो क्या आ जाएगा, ए प्राइम ऑफ 8, टी की जगह पे बस आपने 8 लगा देना, 1500, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया हमारे पास 1 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाई 8 और होल पावर है बच्चों 2। ओके, तो इसको बच्चों हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ गया 1500 ब्रैकेट 1 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये बच्चों 0.4 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया टोटल क्या आ गया बच्चों 1500 इंटू 1.4 हो जाएगा फिर ये, ठीक है ना, प्लस 1 करेंगे तो 1.4 ही बनेगा ना, ठीक है। और 1.4 को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 1500। तो बच्चों ये आ गया आंसर मेरे पास 2100। तो ए प्राइम ऑफ 8 जो है बच्चों ये क्या आ जाएगा 2100, ठीक है। अब यहाँ पे भी बेशक मैं लिख देता हूँ बच्चों इन गिवन करेंसी, चले यहाँ पे ठीक है, हम इतना छोड़ सकते हैं, करेंसी की बल्कि यहाँ पे बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, चले कह भी सकते हैं, लेकिन ठीक है इतना हम आंसर छोड़ सकते हैं कि हमारे पास कितना आ गया 2100 आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये इसका स्केयर भी था, हमने स्केयर मिस कर दिया है ना, तो 1.4 का स्केयर भी हमने फाइंड करना है अभी, ठीक है। तो 1.4 का स्केयर है, मैं इसको जो है ना वो साफ करता हूँ, 1 मिनट। तो बच्चों 1.4 का आप स्केयर फाइंड कर ले, 1.4 का स्केयर जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1.96 के, 1.96। तो 1.96 को 1500 से मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा, 1500। तो बच्चों ये आ जाएगा 2940, 2940। तो बच्चों ये हमारे पास पहला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है बच्चों, फटाफट से इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। सेकंड पार्ट है बच्चों, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर 8 ईयर्स। कहता है कि 8 साल के बाद इन्वेस्टमेंट की रकम जो है वो कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन आपके पास क्या है बच्चों, ए ऑफ टी इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 0.05 टी की पावर 3। तो बच्चों आप यहाँ पे बस क्या कर दें, एट टी इज इक्वल टू 8 ईयर्स, एट टी इज इक्वल टू 8 ईयर्स। अब इसमें चेंज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आपसे कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 8 साल के बाद, तो भाई आप टी की जगह पे 8 पुट कर दें बस, ठीक है। तो ये आएगा ए इंटू 8 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 0.05 इंटू 8 और होल पावर 3 भी है ऊपर, ठीक है। तो इसको बस आपने सॉल्व कर लेना है बच्चों। तो ये आ गया ए ऑफ 8 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 0.05 को हम कर देते हैं 8 से मल्टीप्लाई, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया 0.4 की पावर 3, पावर 3 ज़रा याद रखिएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1.4 की पावर 3। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा ए 8 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1.4 की पावर 3 हम कर लेते हैं, 1.4 रेज टू द पावर 3। तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा 2.744 और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 10,000 के साथ, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा बच्चों दैट इज इक्वल टू ए 8 ऑफ 27,440 बच्चों। तो ये आंसर आ जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट होगी 8 साल के बाद बच्चों, ठीक हो गया। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए लाइन इज गिवन बाय। बच्चों एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन जो है वो रिप्रेजेंट की गई है, जो एक लाइन में मूव कर रहा है, बाय एस ऑफ टी इज इक्वल टू 5t क्यूब माइनस 12t स्क्र प्लस 8t, वेयर एस ऑफ टी इज द पोजीशन इन मीटर्स एंड टी इज द टाइम इन सेकेंड्स। डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। बच्चों आपको पोजीशन गिवन है और कहता है आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो
पोजीशन में चेंज आप फाइंड कर लें तो वो क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आप सोल्यूशन में लिखेंगे, आपको गिवन क्या है, एस ऑफ टी इज इक्वल टू 5t क्यूब माइनस 12t² प्लस 8t। और अब आप इसको कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको अब पोजीशन से क्या मिल जाएगा बच्चों, वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरफ आपने डी और डी टी लिख देना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी आप डिफरेंशिएट कर रहे हो बच्चों। इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ 5t क्यूब माइनस 12t² प्लस 8t। ओके बच्चों, तो ये मेरे पास क्या आएगा, एस ऑफ टी में चेंज जो है वो क्या बन जाएगी बच्चों, वेलोसिटी वी ऑफ टी बन जाएगी। ठीक है, तो ये 5t क्यूब है, पावर रूल लगाएंगे तो 3 पहले आएगा, तो 5 3 बार 15 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, 15t² माइनस 12 2 बार 24 माइनस 24t और प्लस बच्चों 8। तो वेलोसिटी एट टाइम t हमारे पास आ गई 15t² माइनस 24t प्लस 8। तो बच्चों आप इसको सॉल्व कर लें, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो जब आप t की जगह पे 4 पुट करेंगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा v ऑफ 4 इज इक्वल टू 15 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 24 इंटू 4 प्लस 8 बच्चों। तो आप इसको v ऑफ 4 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 15 ज़रब 16 माइनस 24 ज़रब 4 क्या बनेगा, कैलकुलेटर बच्चों यूज़ कर लें, 24 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये बन जाएगा 96 प्लस 8। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे पास आ गया v ऑफ 4 इज इक्वल टू 15 ज़रब 16, तो ये आ गया 240 माइनस 96 प्लस 8। ठीक है, इज इक्वल टू 240 माइनस 96 प्लस 8, तो बच्चों फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 152। ठीक है बच्चों, आंसर क्या आ गया 152। अब ये क्या है, वेलोसिटी, तो आप इसको लिख लें मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि आपको पोजीशन भी मीटर्स में गिवन है और टाइम भी सेकंड में गिवन है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलें बच्चों, ये इसका पहला पार्ट, इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो नेक्स्ट 2 पार्ट्स भी फटाफट से कर लेते हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 है फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स। आपसे कह रहा है कि एक्सेलरेशन फाइंड करें, और बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी में आप चेंज फाइंड करना चाहते हो, तो वेलोसिटी हमने एट टी क्या फाइंड किया, हमारे पास वेलोसिटी का आंसर क्या आया था, 15t² माइनस 24t प्लस 8। ये बच्चों हमारे पास वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू एट टाइम t। ठीक है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी में चेंज क्या होती है, एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, तो क्या बनेगा बच्चों, डी ओवर डी टी लिखें ऑफ वी ऑफ टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ 15t² माइनस 24t प्लस 8। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड पे क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज क्या होती है बच्चों, एक्सेलरेशन, तो मैं इसको a ऑफ t से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, तो राइट साइड पे देखें 15t², तो 15 तो पहले कांस्टेंट है और पावर रूल लगाएंगे तो 2t आ जाएगा बच्चों, t² का डेरिवेटिव, तो जाएगा 15 2 बार 30 30t, और आ जाएगा माइनस 24 इंटू टी का डेरिवेटिव 1। ठीक है, और प्लस 8 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया फिर, a ऑफ t इज इक्वल टू 30t माइनस 24। ओके, अब ये है एक्सेलरेशन एट टाइम t। तो बच्चों अब आप इसको क्या कर लेंगे, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स कैलकुलेट कर लोगे बच्चों। तो आपने क्या करना है, t की जगह पे 4 पुट कर देना बच्चों, तो ये आएगा 30 इंटू 4 माइनस 24। तो ये बच्चों आ गया हमारे पास 3 4 बार 12 120 माइनस 24। तो ये बच्चों एक्सेलरेशन एट 4 सेकंड की वैल्यू आ जाएगी 96 बनता है ना, 96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, एक्सेलरेशन का यूनिट यही होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये बच्चों हो गया हमारा पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम फटाफट इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। तो बच्चों तीसरा पार्ट है व्हेन इज द पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे कब आएगा, ठीक है, या कब रेस्ट पे होगा। तो ये पार्ट भी जो है ना, ये भी जो समझ लेंगे पहले प्रिंट से जो पीडीएफ फाइल थी उनमें नहीं था ये। अब ये नई जो नया जो हार्ड फॉर्म आई है या नई बुक है उसमें तो ये मौजूद है प्रॉब्लम। ठीक है, और एक चीज़ हो रहा है कि इसका बुक पे भी आंसर नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, इतना मुश्किल काम तो नहीं है।
पार्टिकल जब रेस्ट पे होगा तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, द पार्टिकल विल बी एट रेस्ट कह लीजिए। ठीक है, द पार्टिकल विल बी एट रेस्ट व्हेन वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, 0। सिंपल सी बात है, जब वेलोसिटी 0 होगी तो पार्टिकल रेस्ट पे ही होगा ना, वेलोसिटी 0 होती है रेस्ट पे। ठीक है, तो चलिए वेलोसिटी हमारे पास ये है बच्चों, तो वो क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट 15t² माइनस 24t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास है वेलोसिटी हमने 0 कर ली। अब इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो इसके पेयर तो है, ट्राई कर लेते हैं एक दफ़ा। 15 × 8 120, 24 को 120 में तोड़ना हो तो 12 × 10 22 बनता है। ठीक है, 13 × 11 कर लेते हैं, तो वो आई थिंक नहीं बनेगा। ठीक है, पेयर तो फिर इसके नहीं बनेंगे, पेयर नहीं इसके बनेंगे बच्चों। हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने बच्चों याद रखे कि टी की वैल्यू निकालनी है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, और टी के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 15, b की वैल्यू -24 और c की वैल्यू क्या है बच्चों 8। तो यहाँ पे बच्चों टी की जगह पे सॉरी ए की जगह पे ए और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट कर दें, तो ये आएगा माइनस इंटू माइनस का 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -24 का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू है 15 और सी की वैल्यू है बच्चों 8, ऑल डिवाइडेड बाय 2a और 2 इंटू 15 आ जाएगा बच्चों। तो इसको बस आप सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों टी के लिए, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर क्या बनता है बच्चों, हम फाइंड कर लेते हैं 24 स्क्वायर। तो ये आएगा बच्चों 576 माइनस 15 × 4 60, 60 × 8 तो ये बचा आ जाएगा 480। तो 576 माइनस 480 कर लेते हैं, नीचे क्या आएगा 30। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 576 माइनस 480 96 आ गया बच्चों। 24 प्लस माइनस 96 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। अगर 96 का स्क्वायर रूट ऑफ 96 इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों टी इज इक्वल टू आ गया 24 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 6, यानी कि समझ लें 16 × 6 इसको लिख लिया तो 16 का जदर 6 होता है, बाहर आ गया बटा 30। अब देखें बच्चों 2 कॉमन निकाल लीजिए, ऊपर से 2 कॉमन निकलेगा तो कैंसिल होगा। 4 भी वैसे कॉमन निकल सकता है लेकिन फिर वो कैंसिलेशन में नहीं आएगा ना, 30 या नीचे, तो आप 2 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, 2 कॉमन निकालें तो यहाँ पे क्या आएगा 12 जमा नफी 2 स्क्वायर रूट 6 ओवर 30, सॉरी 30 है, तो ये कैंसिल हो गया, नीचे क्या आ गया 15। तो आपके पास बच्चों टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं दोनों की अलग अलग लिखने वाला हूँ, 12 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 ओवर 15 एंड टी इज इक्वल टू 12 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 ओवर 15। तो बच्चों दिस इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू, अब दो इसको बेशक ना डेसिमल में लिख लीजिए या ऐसे ही कह सकते हो कि ये है टी इज इक्वल टू टाइम, ये इतना बल्कि इतना ही छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं इधर ही लिख देता हूँ बच्चों, या हम इसको डेसिमल में कर लेते हैं फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप इसको लिख लें 12 जमा 2 जदर 6 ऑल डिवाइडेड बाय, चलें ऑल डिवाइडेड बाय नहीं करना पड़ेगा, अब जरा गड़बड़ हो गई है। ये अगर 2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 15, तो डेसिमल में बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू, तो ये आप इसको लिख ले 1.13 राउंड ऑफ करके सेकंड्स एंड
टी इज इक्वल टू बच्चों ये आ जाएगा, इसको लिख लें, बेशक मैं इसी को एडिट कर लेता हूँ, चलें 12 माइनस 2√6, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 15, और इसको डेसिमल में लिखेंगे तो बच्चों ये आएगा 47। अच्छा मैं, तो ये बच्चों आ जाएगा 0.47, ठीक है, 0.47 सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों आप लिखेंगे सो द पार्टिकल will be at rest when t is equal to 1.13 seconds and t is equal to 0.47 seconds, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर आ गया। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ ए कार ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे, सीधे हाईवे पर बच्चों एक कार जो है वो ट्रेवल कर रही है, इज गिवन बाय एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 30t² माइनस 4t³ वेयर एक्स टी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स एंड टी इज द टाइम इन आवर्स। बच्चों डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में है और टाइम जो है वो आवर्स में है, ठीक है। फाइंड कार्स वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 3 आवर्स, तो कार की वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है 3 आवर्स के बीच में, ठीक है। तो चले बच्चों वेरी सिंपल, आप सिंपल क्या करें, पोजीशन का डेरिवेटिव फाइंड करें, टी की जगह पे 3 पुट करें तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी इन 3 आवर्स, ठीक है। चलें बच्चों फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके सोल्यूशन में क्या आएगा बच्चों, सोल्यूशन आपको एक्स ऑफ टी क्या गिवन है, एक्स ऑफ टी बच्चों गिवन है आपको 30t² माइनस 4t³, ठीक है बच्चों। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट बच्चों हमें क्या मिलेगा, हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों तरफ आपने डी ओवर डी टी लिख देना, डी, हाँ डी टी लिख देना है, किसके लिए, एक्स ऑफ टी के लिए बच्चों, और राइट साइड पे जो भी फंक्शन है उसके साथ भी आपने क्या लिख देना है, डी ओवर डी टी, 30t² माइनस 4t³, ओके बच्चों। तो अब एक्स में चेंज यानी कि डिस्टेंस में चेंज जो है वो वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी ना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, v ऑफ t इज इक्वल टू बच्चों क्या बनेगा, अब देखें ये क्या है बच्चों, t², इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है 2t, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 60, तो ये आएगा 60t माइनस 4 कांस्टेंट t³ का डेरिवेटिव आएगा 3t², तो 3 4 12t²। तो ये बच्चों आ गई वेलोसिटी एट टाइम t। हमने बच्चों वेलोसिटी फाइंड करनी है एट t इज इक्वल टू 3 आवर्स बच्चों, तो आप लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 3 आवर्स। तो क्या होगा बच्चों, v ऑफ 3 इज इक्वल टू 60 इंटू 3 माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर बच्चों। तो ये आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट v ऑफ t इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये तो 180 बन जाएगा फिर, ठीक है ना, 180। तो ये आ गया 12 × 9, तो 9 × 12 आई थिंक ये श्योर 108 होता है बच्चों, 108। तो ये 108 72 बन जाएगा, तो ये आएगा 72 km पर आवर, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर में आएगी ना, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो आपको किलोमीटर में गिवन है और टाइम जो है वो आवर्स में गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों पार्ट नंबर 1। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, जो इसका सेकंड पार्ट है बच्चों वो हम कर लेते हैं फटाफट से। तो पार्ट 2 है बच्चों, डिटरमिन द कार्स एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 आवर, कार का आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है 3 घंटों के बाद क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो वेलोसिटी एट t जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 60t माइनस 12t², ठीक है। सोल्यूशन में मैं लिखूंगा v ऑफ t इज इक्वल टू 60t माइनस 12t²। तो वेलोसिटी में जो चेंज होती है, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन बच्चों। तो आप इसमें चेंज यानी कि डिफरेंशिएट इसको कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट बच्चों आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने d ओवर डी टी ऑफ v ऑफ t लिख दीजिए बच्चों, d ओवर डी टी ऑफ 60t माइनस 12t² बच्चों। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट v में चेंज जो है इसको एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, a ऑफ t इज इक्वल टू
ये आएगा बच्चों 60 कांस्टेंट और टी का डेरिवेटिव तो 1 होता है बच्चों, माइनस ये 12t है टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t और मल्टीप्लाई बाय 12 होगा तो ये आएगा 24t। तो ये बच्चों आएगा 60 माइनस 24t। ठीक है, तो ये है एक्सेलरेशन एट टाइम t। तो बच्चों आप लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 3 आवर्स पे आपने कैलकुलेट करना है ना। तो बच्चों आपके पास आएगा a ऑफ 3 इज इक्वल टू 60 माइनस 24 इंटू 3। तो ये आ गया 60 माइनस 24 × 3 कितना बनता है बच्चों, 24 × 3 करेंगे तो ये आएगा 26 48 72 72। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों, एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया बच्चों -12 बनता है। तो कोई इशू नहीं है, जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो सकता है, -12 मीटर, ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आवर है तो आवर स्क्वायर आ जाएगा km पर h स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 रह चुके। फटाफट से बच्चों वो 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक्सरसाइज खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, द स्ट्रेस ऑन ए बीम अंडर ए वेरिंग लोड इज गिवन बाय। बच्चों एक बीम है जिसके ऊपर जो लोड है वो है, इस फंक्शन से इसको डिफाइन किया गया है एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 400x माइनस एक्स क्यूब, वेयर एस एक्स इज द स्ट्रेस इन पास्कल, यूनिट क्या है पास्कल है बच्चों, एंड एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एंड इन मीटर्स। तो एक्स जो है वो क्या है डिस्टेंस है। कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस एट 6 मीटर्स। तो बच्चों सिंपल ये जैसे ब्रिज प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया ना वैसे ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहाँ पे समझ लें आपको एक्स की वैल्यू नहीं थी गिवन जिस पे आपने वो एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि 6 पे कैलकुलेट करें, आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें और आपने सिंपल क्या करना है एक्स की जगह पे 6 पुट कर देना। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, आप लिखेंगे सोल्यूशन। गिवन क्या है बच्चों आपको एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 400x माइनस एक्स क्यूब। तो आप बच्चों इसको कर लेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। तो बच्चों आपने क्या करना है दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिख देना है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 400x माइनस एक्स क्यूब। ओके बच्चों, तो चलिए इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये क्या बनेगा, एस के डेरिवेटिव को आप एस प्राइम से डिनोट कर लें। तो ये बच्चों आ जाएगा 400 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 3x स्क्र, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये बन गया बच्चों हमारे पास 400 माइनस 3x स्क्र। ठीक है, तो अब आप क्या करें एट x इज इक्वल टू 6 मीटर्स बच्चों। तो स्ट्रेस आपको 6 मीटर्स पर कितना मिलेगा, s प्राइम ऑफ 6 इज इक्वल टू 400 माइनस 3 इंटू 6 का स्क्र। तो बच्चों ये आ गया 400 माइनस 3 इंटू 6 का स्क्र, तो ये आ गया बच्चों 36 मल्टीप्लाई बाय 3 108 माइनस 108। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये आ जाएगा एस प्राइम ऑफ 6 इज इक्वल टू 400 माइनस 108 कर लेते हैं, 400 माइनस 108। तो ये बच्चों आ जाएगा 292 और यूनिट क्या आपको गिवन है पास्कल पर मीटर्स बच्चों। ठीक है, तो बच्चों प्रेशर कितना पड़ेगा उस पर, लोड कितना पड़ेगा 292 पास्कल पड़ेगा कितना पर मीटर। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया। तो चलिए बच्चों ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 7। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट से बच्चों उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारे पास, द कॉस्ट CR टू कंस्ट्रक्ट ए सिलेंड्रिकल टैंक। एक टैंक बच्चों कंस्ट्रक्ट करना है, डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द बेस, तो वो बेस के रेडियस पर डिपेंड करता है, एंड इज गिवन बाय CR इज इक्वल टू 8000 पाई आर स्क्वायर प्लस 1,50,000 ओवर आर। ये बच्चों ये जो है ना कास्ट जो उसका खर्चा है ये फंक्शन से डिफाइन किया गया है, उसकी कास्ट को उसके खर्चे को। ठीक है, तो वेयर द फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है रिप्रेजेंट द कास्ट ऑफ बेस, पहली टर्म जो है वो बेस की कास्ट को रिप्रेजेंट करती है, एंड द सेकंड टर्म रिप्रेजेंट द कास्ट ऑफ द वॉल्स, सिलेंडर का जो बेस है उसकी कास्ट को ये टर्म रिप्रेजेंट करती है, और जो उसकी वॉल्स है बच्चों ये टर्म उसके कास्ट को रिप्रेजेंट करती है।
डिटरमन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कास्ट एट आर इज इक्वल टू 4 मीटर्स। बच्चों आर जब 4 मीटर हो, ठीक है, तो फिर कहता है कि उसका खर्चा कितना बनेगा, उसकी कास्ट कितनी आएगी, रेट ऑफ चेंज हमने फाइंड करना है कास्ट का, ठीक है। तो वेरी सिंपल बच्चों, यहाँ पे भी हमने क्या करना है, बेसिकली डेरिवेटिव ही फाइंड करना है कास्ट फंक्शन का। तो कास्ट फंक्शन आपको क्या गिवन है बच्चों, सी आर इज इक्वल टू 8000 पाई आर स्क्वायर प्लस 1,50,000 बटा आर। तो आप बच्चों इसको क्या कर लें, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो आपने क्या करना है बच्चों, दोनों तरफ डी ओवर डी आर लिख देना है, डी ओवर डी आर ऑफ सी ऑफ आर इज इक्वल टू डी ओवर डी आर ऑफ 8000 पाई आर स्क्वायर प्लस 1,50,000 ओवर आर, ठीक है। तो बच्चों ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, बच्चों ये आ गया सी के डेरिवेटिव को सी प्राइम से डिनोट कर लेते हैं बच्चों, इज इक्वल टू 8000 और पाई ये है बच्चों कांस्टेंट, तो ये क्या आ गया हमारे पास 8000 और पाई, और फिर बच्चों आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2r, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर फाइंड कर रहे हैं, प्लस 1,50,000 को हम बाहर लिख लेते हैं, और 1 ओवर आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो ना, देखिए मैं इसको ना आपको डेरिवेटिव एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 ओवर आर को आप लिख सकते हो माइनस आर की पावर -1, तो ये आएगा माइनस आर की पावर -2, लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख दूँ, ठीक है। तो लिख सकते हैं बच्चों -1 पावर पहले और पावर में से एक माइनस, ओके, लिखा जा सकता है बच्चों। फिर देखें ये है आर की पावर 1, बटे के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आर की पावर क्या बनेगी -1, तो पावर पहले -1 पहले और फिर पावर में से एक माइनस, यानी कि -1, ठीक है। तो ये बच्चों फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, सी प्राइम ऑफ आर इज इक्वल टू 8 2 बार 16, 16,000 पाई आर, और फिर बच्चों ये आ जाएगा माइनस 1,50,000 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब ये देखें, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका। अब हमने क्या करना है बच्चों, आर की जगह पे बस 4 पुट कर देना, जो क्वेश्चन में आपसे रिक्वायर्ड है कि आपने कास्ट फाइंड करनी है जब आर की वैल्यू 4 मीटर्स हो। तो बच्चों आप लिखेंगे एट आर इज इक्वल टू 4 मीटर्स। तो बच्चों आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट सी प्राइम ऑफ 4 इज इक्वल टू 16,000 पाई इंटू 4 इज माइनस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, ओके। तो चलिए बच्चों दिस इम्प्लाइज दैट, मैं थोड़ी सारी डायरेक्ट कैलकुलेशन भी यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ 16,000 पाई तरफ 4, चले 4 को पहले लिख लेते, 4 मल्टीप्लाई बाई पाई, पाई बच्चों ये देखें 10 की पावर मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर x लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर छोटा सा येलो कलर में पाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको शिफ्ट दबा के इस बटन को दबाएंगे तो पाई लिखा जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 16,000। तो ये बच्चों मेरे पास डेसिमल में लिख लेता हूँ, तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 201,061.93, मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों, और माइनस यहाँ पे आएगा 15,000, तो 1,50,000 बटा 16, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 16, तो ये बच्चों आ गए मेरे पास 9375, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं बच्चों, ये मेरे पास आ गया 20 10 61.93 माइनस 9375, बच्चों मैं इनको माइनस करता हूँ, तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट सी प्राइम ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना बनेगा 191, ठीक है, 686 191,686.93 यूनिट्स पर मीटर बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास जो कास्ट होगी वो इतना खर्चा आएगा यूनिट्स पर मीटर, ठीक है, मतलब फर्ज कर ले वो करेंसी जो भी है वो उस करेंसी में उसका खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो पर मीटर ये खर्चा बच्चों आने वाला है 191,686, मतलब कि 1,91,686.93 यूनिट्स पर मीटर, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बच्चों, और एक्चुअली एक्सरसाइज भी खत्म और चैप्टर भी खत्म। चैप्टर नंबर 13 बच्चों आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो चुका।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 भी कंसेक्टिव स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लेक्चर में अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी शेयर करना है बच्चों। वीडियो को दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर कर देना काइंडली, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।